तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पहले उन तमाम लोगों का धन्यवाद। आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और सीरियसली उन लोगों का सीरियसली धन्यवाद जिन्होंने अपने फेसबुक स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे जिन्होंने मेरी वीडियो को शेयर किया, इतना पसंद किया। तो आज मैं जो क्वेश्चन सीरीज़ लेके आया हूँ वो एंक्लेक्स बेस्ड है, प्रायोरिटी बेसिस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नवीन है मेरा नाम। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, a nurse is performing an assessment on a client with a diagnosis of chronic angina pectoris who receiving a sotalol, जिसको बीटा पैक भी कहते हैं, 80 mg orally daily. Which assessment finding indicate that the client is experience a side effect of the medication? Dry mouth, palpitation, diaphoresis and difficult swallowing. मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप बताइए इसमें क्या आंसर है। ओके अगर आपने आंसर बता लिया है तो चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, पाल्पिटेशन इज द करेक्ट आंसर। रैशनल क्या है, जो सोटोलोल है वो आपका बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एजेंट है ना। इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, ब्रेडिकार्डिया, पाल्पिटेशन, इरेगुलर हार्ट बीट, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड कोल्ड हैंड एंड फिट। अगर मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस होता है, एंजाइटी एंड नर्वसनेस होता है, अनयूजुअल टायर्डनेस, वीकनेस कैन आल्सो अकर। दिस ऑल आर साइड इफेक्ट ऑफ सोटालॉल, लेकिन मेनली ब्रेडिकार्डिया और पाल्पिटेशन है। नेक्स्ट, अ नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद अ बग ट्रैक्शन एंड मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रैक्शन। विच असेसमेंट फाइंडिंग इज इंडिकेट अ कॉम्प्लिकेशन। अब आप क्वेश्चन क्या समझिए कि भाई एक पेशेंट जिसको बग ट्रैक्शन लग रखा है और नर्स जो है उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए असेस करना चाहिए, तो कौन सी फाइंडिंग कॉम्प्लिकेशन में मिलेगी। विक पेडल पल्स, ड्रेनेज द पिन साइट, कॉम्प्लेन्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, वार्म टोस विद अ ब्रिस्क कैपिलरी रिफिल। मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप आंसर बता सकते हैं अपने आप के लिए। ओके तो करेक्ट आंसर इसका है ए, बग ट्रैक्शन इज अ स्किन ट्रैक्शन है। जो विक पेडल पल्स आर द साइन ऑफ वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, विक पेडल पल्स आपको कहाँ मिलेगी, वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज में, विच कैन कॉज्ड बाय प्रेशर ऑन द टिश्यू ऑफ द लेग्स बाय द इलास्टिक बैंडेज। प्री फैब्रिकेटेड बुट यूज सिक्योर दिस टाइप ऑफ ट्रैक्शन। स्क्रैटल ट्रैक्शन यूजेस पिंस, डिस्कम्फर्ट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, वार्म टोस विथ कैपिलरी रिफिल इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, तो ये मैंने चारों ऑप्शंस के आपको रैशनल दे दिए। नेक्स्ट, अ नर्स इज कैरिंग फॉर पोस्टपार्टम क्लाइंट, विच फाइंडिंग वुड मेक द नर्स सस्पेक्ट एंडोमेट्राइटिस इन दिस क्लाइंट। क्वेश्चंस क्या है, एक नर्स जो केयर कर रही है पोस्टपार्टम क्लाइंट के लिए, तो नर्स कौन सा फाइंडिंग सस्पेक्ट करेगी पेशेंट को एंडोमेट्राइटिस है। एंडोमेट्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर, है ना। नो, देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, elevated white blood cells, lochia rubra on the second day postpartum, fever over the 38 degrees Celsius beginning by 2 days postpartum। तो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट आफ्टर द डिलीवरी नॉर्मल है। एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल्स, कुछ एलिवेशन होता है वाइट ब्लड सेल्स का, दैट आल्सो नॉर्मल। लोकिया रूब्रा ऑन द सेकंड डे, लोकिया रूब्रा आपका 1 से 4 दिन तक होता है, दैट्स आल्सो नॉर्मल। बट फीवर ओवर द 38 डिग्री सेल्सियस बिगिनिंग 2 days इज नॉट द नॉर्मल, इट इंडिकेट योर एंडोमेट्राइटिस। ऑप्शन 4, endometritis is a common cause of postpartum infection. The presence of fever 38 degrees Celsius or more on 2 successive days for the first 10 postpartum day. First day is not including, है ना। Breast engorgement is a normal response, जैसा मैंने आपको बताया। White blood cells of is normal elevated, और leukia rubra on second day is also normal. Okay, so this all are the normal, but 38 degrees Celsius is not the normal. Next, a nurse is assessing 3-day old preterm neonate with a diagnosis of respiratory distress syndrome (RDS). Which assessment finding indicate that the neonate respiratory status is improving, है ना। क्वेश्चंस क्या है कि एक नर्स असेस कर रही है 3-day ओल्ड प्रीटर्म, जिसने अभी प्रीटर्म बेबी है, 3 day ओल्ड है, और जिसको डायग्नोस हुआ RDS,
है ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? जिसमें सर्फेक्टेंट नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से लंग्स इमेच्योर होते हैं, है ना। अब उसकी थेरेपी चल रही है, इसका रेस्पिरेशन में कौन सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा जिससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि अपना ट्रीटमेंट काम कर रहा है। तो एडिमा of the hands and feet, urine output of 3 ml per kg per hour, presence of systemic murmur, a respiratory rate between the 60 and 70 breath per minute। आपको मैं समय दे रहा हूँ, क्या आंसर हो सकता है सोचिए। ओके, मैं बताता हूँ। द करेक्ट आंसर इज बी, 2 इज द करेक्ट आंसर। कैसे, आओ चर्चा करते हैं। देखो, आरडीएस इज अ लंग डिसऑर्डर, जैसा मैंने बताया, कॉज्ड बाय इमेच्योरिटी एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट आपके लंग्स में जो सेल बनाती है वो बनाती है टाइप 2 एल्वियोलार सेल। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया, टाइप 2 एल्वियोलार सेल बनाती है सर्फेक्टेंट, है ना, रिजल्टिंग इन हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा और एसिडोसिस होगा। लंग्स फ्लूइड, अब देखिए, अब इसकी कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी समझिए। लंग्स फ्लूइड विच अकर्स इन आरडीएस मूव फ्रॉम द लंग्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो लंग्स फ्लूइड होता है वो आरडीएस में जो बनता है वो मूव कहाँ करता है, ब्लड स्ट्रीम में। दैट कंडीशन इम्प्रूव एंड एल्वोलाई ओपन, ठीक है, जिससे वजह से कंडीशन इम्प्रूव होती है, एल्वोलाई आपकी ओपन होती है। दिस एक्स्ट्रा फ्लूइड सर्कुलेट टू द किडनी। अब जो इससे फ्लूइड रिलीज होता है वो फ्लूइड आपका कहाँ जाता है, किडनी में, और किडनी में जाके वो वॉइडिंग को बढ़ाता है ना। तो देयरफॉर नॉर्मल यूरिनेशन एज अर्ली साइन ऑफ द नॉर्मल urination and early sign that the neonate respiratory condition is improving। यूरिन आउटपुट का बढ़ना एक तरीके से अर्ली साइन है कि रेस्पिरेशन आपका इंप्रूव हो रहा है, जो नॉर्मली कितना होता है 2 से लेके 5 ml पर kg, ठीक है। तो यूरिन आउटपुट का बढ़ना क्या है, रेस्पिरेटरी स्टेटस का इंप्रूव होना। कैसे हो रहा मैं आपको इस पैथोफिजियोलॉजी में समझा चुका हूँ। Now, edema of the hand and feet occur within the first 24 hours after the development of RDS due to the low protein, है ना। लो प्रोटीन की वजह से आपका कोलॉइडल या ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कम होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ट्रांसड्यूशन फ्लूइड बढ़ेगा और ये आपका क्या करेगा, एडिमा करवाएगा, है ना। तो आप ऑप्शन देखिए, एडिमा जो कि एबनॉर्मल है ना। रेस्पिरेटरी रेट अगर 60 से ज़्यादा हो रही है, दैट्स आल्सो एबनॉर्मल, है ना। और प्रेजेंस ऑफ सिस्टोलिक मर्मर, दैट आल्सो एबनॉर्मल। तो 1, 3, 4 तो आपके एबनॉर्मल इंडिकेशन है, नंबर 2 इज द नॉर्मल, है ना। नेक्स्ट, अ नर्स obtain a finger stick glucose reading of 425 mg per dl on client who has a recently start done parenteral nutrition, total parenteral nutrition, what nursing action is appropriate at this time। क्वेश्चंस क्या कह रहा है समझिए। एक नर्स ने एक फिंगर स्टिक को से ग्लूकोज रीडिंग ली है, फिंगर को स्टिक प्रिक करके, और जो पेशेंट टीपीएन पे चल रहा है ना, तो क्या नर्स का नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन होगा अप्रोप्रिएट का, स्टॉप करना है पेरेंटल न्यूट्रिशंस को, एडमिनिस्टर इंसुलिन करना है, नोटिफाई द फिजिशियन करना है, डिक्रीज द फ्लो रेट ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो देखो इसमें आप सिंपल सी चीज़ समझिए, स्टॉप आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन भी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, और डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करना भी फ्लो रेट आपके हाथ में नहीं होता। ये तीनों जो इंटरवेंशन है वो फिजिशियन इनिशिएटेड है ना। आपका काम क्या है, सबसे पहले आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, नोटिफाई द फिजिशियन। ओके, हाइपरग्लाइसीमिया इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन का एक कॉम्प्लिकेशन है हाइपरग्लाइसीमिया, एंड nurse report abnormality to the physician। option 1 to 4 are not done without the physician prescription, it is the physician initiate intervention है, जबकि नंबर 3 आपका nurse initiated intervention है। next, a client has developed atrial fibrillation and has a ventricular rate of 150 beat per minute, the nurse should assess the client for। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपने मेरा इमेज बेस ईसीजी का जो मैंने इमेज बेस वीडियो डाला है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट डाल के मैं वहाँ पे रिप्लाई कर लूँगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। द होम केयर नर्स इज़ मेकिंग follow-up visit to the client after renal transplant. The nurse assess the client for which sign of acute graft rejection। क्वेश्चंस को समझिए।
होम केयर नर्स है, मेकिंग विजिट करिए कहाँ पे, जिस क्लाइंट का अभी अभी रेनल ट्रांसप्लांट हुआ है। नर्स कौन सा साइन असेस करेगी जिससे पता लगेगा कि एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, जो ग्राफ्ट लगाया है, जो किडनी लगाई है वो रिजेक्ट हो चुकी है ना। तो देखिए हाइपोटेंशन, ग्राफ्ट टेंडरनेस एंड एनीमिया, हाइपरटेंशन, ओलिगोरिया, थ्रस्ट एंड हाइपोथर्मिया, फीवर, हाइपरटेंशन, ग्राफ्ट टेंडरनेस एंड मलाइज, फीवर, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, कॉपियस अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन आउटपुट। मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप ऑप्शन आंसर सोचिए। ओके अगर आप सोच लिए हैं तो बढ़ते हैं आंसर पे। द करेक्ट आंसर इज सी 3। एक्यूट रिजेक्शन यूजुअली अकर विद इन द 3 मंथ में होता है, और इट कैन बी अप टू द 2 साल तक भी अगर पोस्ट ट्रांसप्लांट में रिजेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, है ना। इसमें क्लाइंट एग्जिबिट क्या करेगा, फीवर होगा, हाइपरटेंशन होगा, मलाइस होगा, और ग्राफ्ट के वहाँ पे क्या होगी, टेंडरनेस होगी। दिस आर द क्लासिकल साइन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। ट्रीटमेंट क्या है, इमीडिएटली बिगिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं पेशेंट को, और पॉसिबल होता है उसको मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स और एंटी लिम्फोसाइट एजेंट देना। ट्रीटमेंट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो द करेक्ट आंसर इज 3, फीवर, हाइपरटेंशन, ग्राफ्ट टेंडरनेस एंड मलाइस। Next, a client has just returned from the surgery and has a hip spica cast. A priority nursing action at this time too. एक पेशेंट, देखो यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन पूछा गया, एक पेशेंट जो सर्जरी से आया जिसमें हिप स्पाइका कास्ट लग रखा है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन एट दिस टाइम? एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, हेड को एलिवेट कर लीजिए। एबडक्ट द हिप यूजिंग पिलो, आप हिप को एबडक्ट करिए पिलोज की सहायता से। टर्न द चाइल्ड ऑन द राइट साइड को टर्न कर लीजिए, और असेस द सर्कुलेटरी स्टेटस। देखो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका नंबर 4। कैसे, आओ चर्चा करते हैं। देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू आवर आफ्टर द कास्ट इज अप्लाइड द चीफ कंसर्न इज स्वेलिंग, है ना। चीफ कंसर्न हमारे लिए क्या होना चाहिए, स्वेलिंग में कॉज द कास्ट टू एक्ट एज अ टर्निकेट ऑब्स्ट्रक्शन सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने की वजह से सर्कुलेटरी हमारा असेसमेंट सबसे पहले प्रायोरिटी बनता है। एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड ऑफ द हिप स्पाइका कास्ट वुड कॉज डिस्कम्फर्ट, उससे क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, तो हम उसको नहीं करेंगे, है ना। यूजिंग पिलो टू अबडक्ट द हिप इज़ नॉट नेसेसरी, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अ हिप स्पाइका कास्ट इमोबलाइज द हिप एंड नी, आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसको इमोबलाइज रखना है ना। टर्निंग द चाइल्ड साइड टू साइड लास्ट एवरी 2 आवर्स इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्या करेगा, आपके डेक्यूबाइटिस अल्सर प्रेशर सोर को रुकेगा, है ना। बट अपनी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो क्या है, चेकिंग द सर्कुलेशन। द करेक्ट आंसर इज 4। नाउ next question, a nurse is assessing a client with a brain stem injury. In addition to perform the Glasgow coma scale, the nurse plan to, questions क्या है समझिए आप। एक नर्स है जो असेस कर रही है ब्रेन स्टेम इंजरी वाले पेशेंट को, है ना। उसने ग्लास्को कोमा स्केल, GCS स्केल पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिएगा, इस पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्कोर निकालने के लिए, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि GCS परफॉर्म हो चुका है, उसके बाद नर्स क्या प्लान करेगी, आर्टीरियल ब्लड ग्लासेस लेगी, असिस्ट विथ लंबर पंचर देखेगी, करेगी, परफॉर्म अ पल्मोनरी वेज प्रेशर, चेक क्रेनियल नर्व फंक्शनिंग एंड रेस्पिरेटरी रेट रिदम। तो आप सोचिए आंसर क्या हो सकता है इसका। ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 है। आइए चर्चा करते हैं क्यों 4 है। देखो, असेसमेंट शुड बी स्पेसिफिक टू द एरिया ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व, असेसिंग द रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड क्रेनियल नर्व फंक्शन इज द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट इन अ क्लाइंट विद ब्रेन स्टेम इंजुरी। क्यों? बिकॉज ऑफ आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ओके क्या हुआ ये? तो रेस्पिरेटरी सेंटर आपका लोकेटेड कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा पे, है ना। जबकि ऑप्शन 1, 2, 3 आर नॉट नेसेसरी टू आस्क दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अभी पता नहीं वो कहीं टच हो गया होगा तो मैंने स्क्रीन पे चल गया था। अ नर्स इज क्लोजली मॉनिटर अ चाइल्ड विद
increase intracranial pressure who has been exhibiting decorticate flexor posturing. The nurse note that the child suddenly exhibit the decelerate, that the extension posturing, and interpret that this change in the child condition indicate which of the following. देखो आप समझना, एक नर्स जो एक चाइल्ड है उसके मॉनिटर कर रही है आईसीपी को, और वो देख रही है कि डिकॉटिकेट पोजीशन जो चेंज हो गया किसमें, डेसेलरेट पोजीशन में, है ना। ये पोजीशन बहुत बार एग्जाम में पूछी गया था, आप इसका इमेज ज़रूर देख लीजिएगा। डिकॉटिकेट पोजीशन जो चेंज हो गई किसमें, डेसेलरेट में। तो क्या इंडिकेट कर रही है पोजीशन, क्या ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, क्या बच्चे की कंडीशन इंप्रूव हो रही है, क्या इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है या डिटोरिएट हो रहा है। तो द आंसर 4 इज़ द करेक्ट। इसमें बच्चे की सिचुएशन और डिटोरिएट हो रही है। आओ चर्चा करते हैं रैशनल में। द प्रोग्रेशन ऑफ डिकोटिकेट टू डेसेलरेट पोजीशन पोस्चरिंग यूजुअली इंडिकेट द डिटोरिएटिंग द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। और इसमें सबसे पहला काम क्या है, टू इन्फॉर्म द फिजिशियन। ऑप्शन 1, 2, 3 आर इनएक्यूरेट और इंटरप्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is performing an assessment on a female client who is suspected of having metal smudge. Which does the nurse expect to the note on assessment of this client? अगर आपने मेरे मेस्ट्रोल साइकिल वाला वीडियो देख रखा होगा तो उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा कर रखी है, उसको आप आराम से आंसर कर पाएंगे। Experience pain during intercourse, has pain in the onset of menstruation, experience the profuse vaginal bleeding, has a sharp pelvic pain during the ovulation. सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर 4। क्यों, आओ चर्चा करते हैं। मिटल मर्ज जो पेन है वो पेल्विक पेन होता है जो मिडवे बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। जब ओवुलेशन होता है उस टाइम ये पेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप समझिए जैसे ही जो फॉलिकल्स ग्रोथ हुई है ओवेरी में उसका रप्चर हुआ, है ना। वो जैसे रप्चर हुआ और उसके रप्चर होने के कारण कुछ फॉलिकुलर फ्लूइड होता है जो पेरिटोनियल स्पेस में चल जाता है, जिसकी वजह से ये पेन होता है। उस पेन को क्या बोलते हैं, मिटल मर्ज पेन, है ना। द पेन इज़ अ फेयरली शार्प होता है ना, जो कि राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विस होता है। ये मेनली 1 से 3 दिन तक होता है और जिसमें स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग भी किसी किसी फीमेल को होती है ना। द करेक्ट आंसर इज 4। Next question, hepatitis B screen is performed on a pregnant client and the result indicate the presence of antigen in the maternal blood. Which of the following should the nurse anticipate to the prescribe to protect the neonate? आप क्वेश्चन को समझिए। हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग एक प्रेग्नेंट वुमेन में परफॉर्म हो रही है जिसमें इंडिकेट हुआ है कि उसमें एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब फीमेल हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एंटिसिपेट, इसमें आप क्या करेगी जिससे नियोनेट जो बच्चा है, जो नियोनेट है 0 से लेकर 28 दिन तक, वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो ऑब्टेन सीरम एंजाइम, आप उसके सीरम लीवर एंजाइम लीजिए। रिपीट हेपेटाइटिस बी स्क्रीन इन 1 वीक, एक बार फिर 1 वीक में हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग करिए। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आप एंटीबायोटिक्स चलाइए। या लास्ट ऑप्शन है एडमिनिस्टर हेपेटाइटिस वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन टू द नियोनेट। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, 4 या डी। क्यों आयो चर्चा करते हैं। देखो हेपेटाइटिस बी इज स्क्रीन टू परफॉर्म द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द मैटरनल ब्लड। क्यों स्क्रीनिंग करते हैं, कि एंटीजन का पता लगाने के लिए कि मैटरनल ब्लड में है या नहीं है। इफ एंटीजन प्रेजेंट है तो नियोनेट शुड बी रिसीव द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन द 12 आवर्स। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 घंटों के अंदर अंदर बच्चे को हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन मिल जाना चाहिए, है ना। ऑब्टेनिंग सीरम लीवर एंजाइम maternal restating the maternal blood in a week and administer antibiotic is an inappropriate action। ये appropriate action नहीं है। And would not decrease the chance of the neonate to contracting the hepatitis। ये तीनों एक्शन आपके हेपेटाइटिस बी के बच्चे के चांस, बच्चे को होने के चांस कम नहीं करता, है ना। जबकि जो आपका ये था ऑप्शन 4, ये नियोनेट को बचाएगा हेपेटाइटिस बी से, है ना। Next question, a nurse is measuring the fundalite on a client who is a 36-week gestation. When the client complain of feeling light-headed, the nurse determined that the client complaint most likely caused by। ये सभी प्रायोरिटी बेस्ड है, एंक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है।
जो कि हमेशा एम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझिए क्या कहना चाह रहा है। नर्स जो मेज़र कर रही है फंडल हाइट 36 वीक पे, क्लाइंट जो कंप्लेन कर रहा है क्या कर रहा है, फीलिंग लाइट हेडेड, उसको लाइट हेडेड लग रहा है। तो नर्स क्या डिटरमाइन करेगी कि कंप्लेन पेशेंट क्यों कर रहा है, इसके पीछे कॉज क्या है ना। तो क्या उसके पीछे कॉज फियर है, क्या एनीमिया है, क्या फुल ब्लैडर है, क्या कंप्रेशन ऑफ द वेना केवा है। तो द करेक्ट आंसर इज में क्या जाएगा, 4। क्यों जाएगा, आओ चर्चा करते हैं। कंप्रेशन ऑफ वेना केवा एंड एरोटा बाय द यूट्रस में कॉज सुपाइन हाइपरटेंशन। देखो एरोटा जा रहा होता है, एरोटा आपके, ये आप ऐसे समझिए दिस इज योर यूट्रस और ये आपकी आईवीसी। तो आईवीसी पे यूट्रस का प्रेशर पड़ने की वजह से आपका ब्लड हार्ट में कंप्लीट नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से सुपाइन हाइपरटेंशन होता है, जिसको बोलते हैं वेना केवा सिंड्रोम, है ना, इन लेट प्रेगनेंसी। तो जैसे ही क्लाइंट कभी तो क्लाइंट को क्या करना, लेफ्ट साइड एलिवेट करना है विद फंडल हाइट को। ये सम हाउ सुपीरियर वेना केवा के कंप्रेशन की वजह से सम हाउ ये लाइट हेडेड मिलता है, जबकि 1 2 3 आर नॉट रिलेटेड टू दिस सिंड्रोम, है ना। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो आप उसको शेयर करें। नवीन है मेरा नाम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।